हेलो एवरीवन। नौकरी निर्माण में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी की एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज हमारा अगला टॉपिक गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ क्या लगभग जो इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर किए हैं इस टॉपिक में भी। हर चैप्टर की तरह इसको भी हमने उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है का उदय जो है 3वीं शताब्दी कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का उदय कब हुआ था? तो 3वीं शताब्दी में गुप्त वंश का उदय हुआ था, कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, इस वंश के इसके शासन काल में, ये है इंपॉर्टेंट चीज, इस वंश के शासन काल में कला, वास्तुकला तथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। इस वंश के शासन काल में कला, वास्तुकला तथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है गोल्डन एरा या फिर स्वर्ण युग कौन सी डायनेस्टी को कहा जाता था, तो वो थी गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अब गुप्ता डायनेस्टी एक एक करके राजाओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो गुप्त वंश के गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक का नाम क्या था? तो गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, जिसे गुप्तों का आदि पुरुष भी कहा गया। अब महाराज की उपाधि किसने ग्रहण करी? महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने ग्रहण करी। इसमें ये याद रखिएगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आती हैं कि जैसे महाराज की उपाधि किसने धारण करी, महाराज धीराज की उपाधि किसने ग्रहण करी, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, ये जो कुछ फैक्ट हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो इस चैप्टर से बनते हैं ज्यादा करके। जैसे कभी मैंने पूछा ना आपसे कि जो है स्वर्ण युग किसे कहा गया, तो स्वर्ण युग कहा गया था गुप्त डायनेस्टी को। ऐसे ही जो है श्रीगुप्त को क्या है, श्रीगुप्त ने जो है स्थापना करी इनकी, इसकी गुप्त वंश की, और इन्हीं को क्या, इन्होंने जो है महाराज की जो है उपाधि ग्रहण करी। किसकी उपाधि ग्रहण करी इन्होंने? महाराज की। ठीक है, और श्रीगुप्त के बाद जो है शासक कौन बना? घटोत्कच। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट राजा हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, क्या कहा जाता है? गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, और गुप्त संवत का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। महाराज अधिराज की उपाधि किसने धारण की? महाराज अधिराज की उपाधि किसने धारण करी? तो महाराज अधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण करी। वहां श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराज की। और महाराज अधिराज की उपाधि किसने धारण करी? वह चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अब आते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछूं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या अशोक को? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वह है समुद्रगुप्त को। ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण करी? महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण करी? वह है चंद्रगुप्त प्रथम। और महाराज की उपाधि किसने धारण करी? तो महाराज की उपाधि धारण करी श्रीगुप्त ने। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। और क्या नाम है, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग जो है गुप्त डायनेस्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भगवत की उपाधि धारण भी किसने करी थी? समुद्रगुप्त ने ही करी थी। ठीक है, किसने करी थी? समुद्रगुप्त ने ही करी थी। किसकी किसकी उपाधि? एक तो आपकी भाई उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा क्या है? अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, परम भागवत। ठीक है, परम भागवत, इनकी उपाधि जो है किसने धारण करी? समुद्रगुप्त ने इनकी उपाधि धारण करी। और इन्हें कविराज भी कहा जाता है। कविराज भी किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
अब जैसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम हरिशेन था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का क्या नाम था, समुद्रगुप्त दरबारी कवि का नाम हरिशेन था, और हरिशेन ने ही जो है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख लिखा था। हरिशेन ने क्या लिखा था, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख की रचना करी थी। और समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। ठीक, अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था पहले तो। अन्य नाम देवगुप्त कहा गया, देवराज तथा देवर्षि। उपाधि किस कौन कौन सी इन्होंने धारण करी, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, इनकी उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि उपाधियों के क्वेश्चन और अन्य नाम जो क्वेश्चन है, ये जो है फैक्ट होते हैं जो क्वेश्चंस को टफ बना देते हैं। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी, फिर से एक बार देख लेते हैं। विक्रमांक की, विक्रमादित्य की, परम भागवत की। और इनके अन्य नाम क्या थे, किस नाम से और उनको पुकारा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को, देवगुप्त, देवराज तथा देवर्षि। देव कॉमन वर्ड है, देव याद रखिएगा, जहां जहां देव आएगा वहां चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे। ठीक है, ये किसके पुत्र है, समुद्रगुप्त के। कालिदास, महान कवि जो कालिदास हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी कवि थे। ठीक है, महान जो कवि थे कालिदास, वो जो है इन्हीं के दरबारी कवि थे। इनके 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, वे थे कालिदास, धन्वंतरी, शणक, अमर सिंह, शंकु जो कि वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घटप्रकर, घटकरपर, वारामिहिर एवं वरुचि। ठीक है, इनके 9 रत्न थे। अब एक फैक्ट ये है, चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के समय में भारत आया बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए। बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, तो उसका नाम था फाहियान। ठीक है, तो फाहियान जो है चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप मेहरौली में स्तंभ का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनके पुत्र कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। चंद्रगुप्त के पुत्र ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, चंद्रगुप्त ने नहीं कराई, उनके पुत्र कुमारगुप्त ने कराई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त के काल में इस वंश के शासक चंद्रगुप्त के काल में हूण जाति के लोगों ने आक्रमण किया। हूण जाति का जो है आक्रमण किसके काल में हुआ था, दो गुप्त 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 डायनेस्टी में हुई थी। शासक कौन था, स्कंदगुप्त। ठीक है, शासक कौन था, स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं। इसी वंश के शासक स्कंदगुप्त के काल में इसी वंश के शासक स्कंदगुप्त के काल में हूण जाति के लोगों ने आक्रमण किया। तो हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था, वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। ठीक है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुदर्शन झील, पहले तो सुदर्शन झील कहाँ सिचुएटेड है, सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर है। इसका पुनरुद्धार किसने कराया था, वो थे स्कंदगुप्त ने कराया था। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत हुई, विक्रम संवत 57 ईस्वा पूर्व में हुई थी शुरुआत। ठीक है, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जिन्हें रुपया का कहा जाता था। चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए, वे थे गुप्त राजाओं ने जारी किए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था उस समय, उन्हें उस समय रुपये का कहा जाता था। ठीक है, पहली बार सती होने का प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार सती होने का प्रमाण जो है एरन अभिलेख से मिलता है। शास्त्रीय भाषा कौन थी गुप्त राजाओं की, वह थी संस्कृत।
संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ठीक है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। ध्यान रखिएगा इस चीज का। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। ठीक है। आपको याद होगा मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला है। तो मंदिर बनाने की शुरुआत, मंदिर बनाने की कला का जन्म, ध्यान रखिए, गुप्त वंश से शुरू हुआ, गुप्त काल से शुरू हुआ, गुप्ता डायनेस्टी से शुरू हुआ। क्या? मंदिर बनाने की कला का जन्म। और विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। ठीक है। अगर आपको टॉपिक सच में समझ में आ रहा है, सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैंने लिखी हुई हैं इसमें, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जा करके आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारी पीडीएफ ये अवेलेबल हो जाएंगी। फैक्चुअल चीजें हैं और इन्हीं को जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट लगाइए, आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छे नंबर से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। और साथ में मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे ये नॉलेज। ठीक है। अब हमारा ये गुप्त डायनेस्टी हो गई है। गुप्त डायनेस्टी में ही जो है एक चैप्टर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में और बचता है। ठीक है। तो उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं, यहीं पर से उसको भी जो है कंटिन्यू कर लेते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। वो बचेगी आपकी वर्धन डायनेस्टी। ज़्यादा कुछ नहीं है वर्धन डायनेस्टी में। पशुपति और वर्धन डायनेस्टी पढ़ना है हमको, इसी चैप्टर को पढ़ना है खाली। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करके आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर एंशिएंट हिस्ट्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, जितने मैंने टॉपिक क्लियर करा दिए हैं उन्हीं में से आएगी एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाहर नहीं आएगी। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। जल्द से जल्द वो भी खत्म हो जाएगी आपकी। टॉपिक बाय टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्धन डायनेस्टी, पशुभूति और वर्धन डायनेस्टी। ठीक है। वर्धन राजवंश शुरू करते हैं। अब संस्थापक कौन थे इनके? जो वर्धन पशुभूति इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति जो है संस्थापक थे। थानेश्वर को राजधानी बनाया इन्होंने। शिव का परम भक्त थे ये, शिव के परम भक्त थे ये। ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। अगर पूछा जाए पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी के स्वतंत्रता के जन्मदाता कौन थे, तो वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन। राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन जो है सिंहासन पर बैठे। ठीक है। और हर्षवर्धन जो थे ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हर्षवर्धन जो थे ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हर्षवर्धन के विषय में बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से जानकारी मिलती है। अगर हम हर्षवर्धन के बारे में जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो वो बाणभट्ट ने जो है एक पुस्तक लिखी है, हर्षचरित। हर्षचरित लिखी है उनके। उस पुस्तक से हम जो है इनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। किस राजा ने, पूछा जाए किस राजा ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो है कन्नौज में स्थानांतरित करी, तो वो थे हर्षवर्धन। ठीक है। फिर पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा के तट पर पराजित किया। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा के तट पर पराजित किया। संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी नामक नाटकों की रचना की। इन्होंने जो है संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना करी। फिर पूछा जाता है ह्वेन-सांग किसके दरबार में जो है, किसके दरबार में आया था? तो ह्वेन-सांग जो था वो था हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है। ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेन-सांग को जो है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, और ये बौद्ध भिक्षु थे। अब एक हर्षवर्धन के बारे में फेमस चीज है, वे हर 5 वर्ष में अपना सारा धन प्रयागराज में दान करके वापस चले जाते थे। हर्ष जो है हर 5 वर्ष में अपना सारा धन प्रयागराज में दान करके वापस जो है चले जाते थे। ठीक, यहाँ से आपका इंडियन हिस्ट्री खत्म होता है। अब एंशियंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद अब यहाँ से आपका मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा। उसमें भी हम सारे की पॉइंट्स देखेंगे, जितने भी फैक्ट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, और आप बार उनके प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करते रहिए, जितना चाहे उतना मॉक टेस्ट दीजिए, इनको बार बार रिवाइज करिए। और हाँ, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।